नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सक्सेस गुरुकुल पर, जहां पर हम आज करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। आज हमने जो जिन टॉपिकों पर करने वाले हैं ये पूरा का पूरा एनटीपीसी का सिलेबस है, जिसमें हमने जिन टॉपिक को करना है उसे हाईलाइट कर रखा है। वो टॉपिक है सामान्य वैज्ञानिक और तकनीकी विकास, जिनमें भारत का अंतरिक्ष और परमाणु कार्यक्रम सम्मिलित है। तो ये पूरा का पूरा जो है ये आरआरबी एनटीपीसी का सिलेबस है, जो कि आयोग के द्वारा जो नोटिफिकेशन में दिया गया था उसे हमने हिंदी में ट्रांसलेट कर लिया है। और ये पूरा ए टू जेड वही सिलेबस है, कुछ इसमें बदलाव नहीं किया है मैंने। तो इस टॉपिक को भी, जितने भी टॉपिक दिए गए हैं सिलेबस के अंतर्गत, उनको आप ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से देख लीजिएगा कि किन किन टॉपिकों को हमें पढ़ना है। कई बार होता क्या है कि आप सब, कई सारे लोग ऐसा करते हैं कि मतलब हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी तो पढ़ते रहते हैं लेकिन कुछ टॉपिकों को छोड़ देते हैं। जैसे कि यहाँ एक ये इम्पोर्टेंट टॉपिक दिया गया है जिसको हम आज करने वाले हैं। साथ ही जैसे कि यहाँ है संगठनों से संबंधित इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आयोग क्वेश्चन वहीं से ज़्यादा पूछा करता है जहाँ जिन टॉपिकों को उसने सिलेबस में मेंशन कर रखा है। जो टॉपिक जो है सिलेबस में शामिल नहीं है उनसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो आप सिलेबस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करके ध्यान से देखा करिए कि किन किन टॉपिक को सिलेबस में शामिल किया गया है, क्योंकि सिलेबस को अच्छे से रीड ना करने का मतलब होता है कि कुछ भी पढ़ लेने से सिलेक्शन में ज़्यादा श्योरिटी नहीं रहती है। तो आपको हम लगातार ऐसे ही गाइड करते रहेंगे। आज हम करेंगे जिन प्रश्नों को, उन प्रश्नों पर आ जाते हैं। तो पहली स्लाइड है, और आज के क्वेश्चन जो है ज़्यादातर ये सब ऊपरी सतह से लिए हुए क्वेश्चन है। ज़्यादा टफ क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे, ईजीएल लेवल के क्वेश्चन हैं। और अगले वीडियो से हम प्रयास करेंगे कुछ टफेस्ट क्वेश्चन को भी शामिल किया जाए। तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं कि अगर इस टॉपिक से, किसी भी टॉपिक से उनको हम डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट करिएगा। 5-10 लोग कमेंट कर देंगे तो हम ज़रूर उससे संबंधित क्वेश्चन तो लेकर आते ही हैं, और साथ में उससे संबंधित हम टॉपिक को पढ़ा भी देंगे। तो आपके लिए जो भी जहाँ टॉपिकों में कठिनाई आ रही है उनके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताया करें। आते हैं पहले प्रश्न की ओर कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम से संबंधित प्रश्न। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम से संबंधित आज कार्यक्रम से संबंधित प्रश्न मिलेंगे और कुछ परमाणु कार्यक्रम से संबंधित प्रश्न मिलेंगे। तो फर्स्ट प्रश्न है कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। तो भारत का जो फर्स्ट सैटेलाइट है, पहला उपग्रह है, उसका नाम है आर्यभट्ट, जो कि 1975 में, पेन कहाँ है, तो 1975 में जो है ये लॉन्च किया जाता है। और ये पूर्णतः क्या है, रूस के सहयोग से ही, रूस से ही ये लॉन्च किया गया था। रूस का जो कॉस्मोस, वहाँ की वो अंतरिक्ष एजेंसी थी, उसी के द्वारा ये बनाया जाता है और उसी के द्वारा वहीं रूस से ही इसको लॉन्च किया जाता है। तो इसमें ज़्यादा भारत का कोई योगदान नहीं था, बस ये था कि इसमें भारत सरकार की ओर से पहल की गई थी जिसमें पहली बार उपग्रह प्रक्षेपित होता है। सेकंड प्रश्न है कि भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत कब होती है। तो भारत में जो अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं वो करते हैं डॉक्टर विक्रम साराभाई। डॉक्टर विक्रम साराभाई की ओर से भारत में पहली बार अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत होती है, और ये शुरुआत जो होती है वो होती है 1954 में। 1954 में क्या है, भारत में पहली बार अंतरिक्ष कार्यक्रमों की शुरुआत होती है। नेक्स्ट प्रश्न अगला है कि इसरो अर्थात भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसकी स्थापना कब हुई थी। तो 1969, ये समय काफी इंपॉर्टेंट है इसरो का, कि इसरो की स्थापना कब हुई। तो 1969 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना की जाती है। नेक्स्ट आता है कि इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसरो का मुख्यालय जो स्थित है वो स्थित है कहाँ, बेंगलुरु कर्नाटक में। बेंगलुरु कर्नाटक के अंतर्गत इसरो का मुख्यालय अब स्थित है। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला संचार उपग्रह कौन था। तो भारत का फर्स्ट जो संचार सैटेलाइट है वो है एप्पल। एप्पल कब लॉन्च होता है। तो एप्पल लॉन्च हुआ था 1981 में। 1981 में भारत का पहला संचार उपग्रह लॉन्च होता है। नेक्स्ट अब आते हैं अगले स्लाइड की ओर, एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला चंद्र मिशन, भारत का जो फर्स्ट चंद्र मिशन है वो कौन सा है। तो भारत का फर्स्ट चंद्र मिशन जो लॉन्च हुआ था वो 2008 में लॉन्च हुआ था, जिसका नाम था चंद्रयान फर्स्ट। चंद्रयान फर्स्ट के नाम से भारत का पहला जो चंद्रयान लॉन्च किया जाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न आ जाता है कि चंद्रयान फर्स्ट ने
चंद्रयान फर्स्ट ने महत्वपूर्ण खोज की थी। तो चंद्रयान फर्स्ट के द्वारा जो पहली महत्वपूर्ण खोज की जाती है 2008 में भेजा गया था, जिसने क्या है चंद्रमा की सतह पर जल के अणुओं की उपस्थिति के बारे में जानकारी दी थी। तो पहली बार जब चंद्रयान लॉन्च किया गया था 2008 में, तो उसके द्वारा चंद्रमा की सतह में जल के उपस्थित होने के क्या है प्रमाण दिए गए थे। अगला प्रश्न है कि भारत का दूसरा चंद्र मिशन कौन सा है। भारत का दूसरा जो चंद्र मिशन है उसका नाम है चंद्रयान सेकंड, चंद्रयान 2, जो कि क्या है 2019 में 23 अगस्त के दिन लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है कि चंद्रयान 2 के कौन कौन से हिस्से थे। तो जो चंद्रयान 2 है चंद्रयान सेकंड है, उसमें मुख्य रूप से एक ऑर्बिटर था, एक लैंडर और एक रोवर था। तो लैंडर का नाम जो रखा गया था वो नाम रखा गया था विक्रम साराभाई के नाम पर, और जो रोवर था उसका नाम प्रज्ञान रखा गया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि लैंडर का नाम क्या है, तो लैंडर का नाम है विक्रम, रोवर का नाम है प्रज्ञान। तो तीन मुख्य हिस्से पार्ट थे, तीन प्रमुख हिस्से थे, ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर। नेक्स्ट आता है कि भारत का पहला मंगल मिशन कौन सा था। तो भारत का जो फर्स्ट मंगल मिशन होता है वो होता है 2013 में मार्स ऑर्बिटर मिशन जो है वो पहला मंगलयान मिशन होता है भारत का, जो कि 2013 में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट आते हैं अगले प्रश्नों की ओर। मंगलयान मिशन की प्रमुख उपलब्धियां क्या थी। तो मंगलयान की मिशन की जो प्रमुख उपलब्धियां हैं वो है कि पहली ही कोशिश में मंगल के कक्षा में सफल प्रवेश। तो भारत दुनिया का ऐसा पहला देश बनता है मंगल मिशन में कि जो पहली ही कोशिश में क्या है मंगल के कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश कर जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला सौर मिशन कौन सा है। तो भारत का पहला सौर मिशन जो है उसका नाम है आदित्य L1। आदित्य L1 क्या है, भारत का पहला सौर मिशन है। नेक्स्ट प्रश्न है कि गगनयान मिशन किससे संबंधित है। गगनयान मिशन का संबंध है भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन जो है क्या है, यही गगनयान। इसमें क्या है कि भारत के 2026 में लॉन्च होने वाला है, जिसमें क्या है कि पहली बार इस मिशन में मानव को ले जाने का कार्य किया जाएगा। नेक्स्ट आता है कि गगनयान के लिए चुने गए भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को कहां प्रक्षेपित किया जाएगा। तो गगनयान के लिए चुने गए भारतीयों को जो है कहां प्रशिक्षित किया जाएगा। गगनयान के लिए चुने गए भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को कहां प्रशिक्षित किया जाएगा। तो ये प्रशिक्षित करने का कार्य कौन करेगा, ये करेगा रूस में भारतीय जो गगनयान में जाने वाले यात्री हैं उनको प्रशिक्षित करने का कार्य किया जा रहा है। भारत का पहला पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपणयान अर्थात RLV, भारत का पहला पुनः प्रक्षेपणयान RLV कौन सा है। तो RLV जो है RLV-TD, इसका फुल फॉर्म होता है रिज्यूवल लॉन्च व्हीकल। रिज्यूवल लॉन्च व्हीकल जो है जिस TD का फुल फॉर्म होता है टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर। तो ये क्या है, भारत का पहला पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपणयान है, अर्थात ये RLV है। तो कौन सा RLV पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपणयान है, तो वह है RLV-TD। नेक्स्ट आते हैं अगले प्रश्न की ओर कि PSLV का पूरा नाम क्या है। PSLV का पूरा नाम पूछा जा सकता है पेपर में, तो इसको आप याद कर लीजिए, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल क्या होता है, PSLV का फुल फॉर्म होता है। भारत के पहले नेविगेशन उपग्रह का नाम क्या था। तो भारत का जो पहला नेविगेशन उपग्रह है वो है IRNSS-1A। IRNSS-1A जो है भारत का पहला नेविगेशन उपग्रह है। इसे आप वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में याद रखिएगा और इसे जरूर याद करिएगा। नेक्स्ट आता है नाविक क्या है। तो नाविक क्या है, नाविक जो है ये भारत का स्वदेशी जीपीएस है। ये जो जीपीएस है, तो जीपीएस तो अमेरिका का है, लेकिन जो भारत का जीपीएस प्रणाली है उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है नाविक। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का जीपीएस क्या है, तो भारत के जीपीएस का नाम है नाविक। अगर आप नहीं पढ़े रहेंगे तो ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे तो फिर लगेगा कि इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट आते हैं कि इसरो की वाणिज्यिक अंग क्या है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसरो का वाणिज्यिक अंग कौन सा होता है। तो इसरो के अंतर्गत जो कार्यरत एक संस्था है वाणिज्यिक, उसका नाम है NSIL। NSIL जो है ये इसरो का एक
अंतर्गत आने वाली संस्था है जिसका कार्य क्या होता है, वाणिज्यिक कार्यों का देखभाल करती है। इसका फुल फॉर्म होता है NSIL का फुल फॉर्म होता है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। इसरो ने किस देश के सबसे ज्यादा उपग्रह लॉन्च किए हैं? तो इसरो के द्वारा जो है अमेरिका के उपग्रह सबसे ज्यादा लॉन्च किए गए हैं। नेक्स्ट आते हैं कि GSAT-1 GSAT-1 जो है किस प्रकार का उपग्रह है? तो GSAT-1 जो है वह एक प्रकार का संचार उपग्रह है। GSAT किस प्रकार का उपग्रह है? तो यह एक संचार उपग्रह है। भारत का पहला निजी रॉकेट कौन सा है? तो भारत का पहला निजी रॉकेट जो है वो है विक्रम यश। विक्रम यश का नाम याद रखिएगा, विक्रम साराभाई के नाम पर है कि यह भारत का पहला निजी रॉकेट है। भारत के पहले उपग्रह प्रक्षेपण यान अर्थात SLV का नाम क्या था? तो भारत के पहले उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV का पूरा नाम है SLV-3। नेक्स्ट आता है कि भारत का पहला मौसम उपग्रह कौन सा है? तो भारत का पहला मौसम उपग्रह का नाम है INSAT-1A। INSAT-1A जो है ये भारत का पहला मौसम उपग्रह है। चंद्रयान-3 मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? चंद्रयान-3 मिशन का मुख्य उद्देश्य जो है वो है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंडिंग। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग क्या है? चंद्रयान-3 का मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट आते हैं कि भारत का पहला सैन्य उपग्रह कौन सा है? तो भारत का जो पहला सैन्य उपग्रह है जिसका नाम क्या है? इसका नाम है GSAT-7। GSAT-7 भारत का पहला सैन्य उपग्रह है जिसका नाम एक अन्य नाम रुक्मिणी है। गगन क्या है? गगन जो है ये भारत का सटीक नेविगेशन प्रणाली है। भारत का सटीक नेविगेशन प्रणाली ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका याद रखिएगा कि गगन क्या है? तो ये भारतीय सटीक नेविगेशन प्रणाली है। तो अभी जितने क्वेश्चन थे ये सभी अंतरिक्ष कार्यक्रम से संबंधित थे। अब कुछ हम क्वेश्चन जो है वो परमाणु कार्यक्रम से संबंधित करने वाले हैं। तो परमाणु कार्यक्रम में आते हैं कि भारत के पहले परमाणु क्रमांक के जनक कौन है? तो परमाणु कार्यक्रम के जो जनक हैं वो है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। भारत के पहले परमाणु रिएक्टर का नाम क्या था? भारत का जो पहला परमाणु रिएक्टर है वो है अप्सरा, जिसकी स्थापना कब होती है? तो वो होती है 1956 में। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई? तो भारत में जो होमी जहांगीर भाभा थे इन्हीं के अध्यक्षता में परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किया जाता है और ये होता है 1948 में। 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई। नेक्स्ट आते हैं कि भारत में परमाणु ऊर्जा विभाग कब स्थापित किया गया? तो परमाणु ऊर्जा आयोग 1948, लेकिन परमाणु ऊर्जा विभाग कब होता है? तो 1954 में। तो 1954 में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना की गई। भारत में पहला परमाणु परीक्षण कार्यक्रम कब हुआ? तो भारत का पहला परमाणु परीक्षण कार्यक्रम जो है वो 18 मई 1974 को हुआ। भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब किया गया है? तो ये इंदिरा गांधी जब भारत की प्रधानमंत्री थी 1970-80 के टाइम पर, उनके टाइम पर ये 1974 18 मई के दिन भारत का पहला परमाणु परीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट है 1974 का परमाणु परीक्षण किस ऑपरेशन के तहत किया गया था? तो जो 1974 का परमाणु परीक्षण किया जाता है उस परमाणु परीक्षण का जो कोड रखा गया था उसका नाम था ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। बुद्ध मुस्कुराए। तो बुद्ध कब मुस्कुराए थे? तो बुद्ध मुस्कुराए थे 1974 में। पोखरण सेकंड अर्थात दूसरा परमाणु परीक्षण जो है वो कब हुआ? तो दूसरा परमाणु परीक्षण होता है 1998 में और ये होता है जो है APJ अब्दुल कलाम के निर्देशन में होता है और ये उस समय भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी होते हैं। तो अमेरिका के बड़े विरोध के बाद भी भारत के द्वारा दूसरी बार परमाणु परीक्षण किया जाता है और ये समय है मई 1998। पोखरण परीक्षण में कुल कितने विस्फोट किए गए थे? तो जो पोखरण सेकंड हुआ था उसमें कुल 5 विस्फोट किए जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं कि पोखरण सेकंड ऑपरेशन का नाम क्या था? जो पोखरण सेकंड 1998 में होता है, अब्दुल कलाम जी के निर्देशन में होता है, तो इस ऑपरेशन का नाम रखा गया था ऑपरेशन शक्ति। नेक्स्ट है कि परमाणु ऊर्जा से बिजली उत्पादन करने वाला भारत का पहला संयंत्र कौन है? तो परमाणु ऊर्जा से बिजली का उत्पादन करने वाला भारत का पहला संयंत्र जो है उसका नाम है तारापुर।
तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो कि कहाँ स्थित है? तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है ये महाराष्ट्र में स्थित है और ये जो है पहला परमाणु संयंत्र जो लगा था अमेरिका के सहयोग से। तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? इसको हमने बता दिया है। तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है वो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन है? तो भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है वो है कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र। कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है ये तमिलनाडु में स्थित है और भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। अभी ये 2 दिन पहले ही एमपीपीएससी परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे क्वेश्चनों को आप काफी मार्क किया करिए। जो सबसे बड़ा हो, सबसे पहला हो, तो पहला कौन सा है? तो पहला तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र है और जो सबसे बड़ा है वो है कुडनकुलम परमाणु संयंत्र जो कि कहाँ है? तमिलनाडु में है। कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है तमिलनाडु राज्य में। नेक्स्ट आते हैं अगली स्लाइड में कि भारत में कुल कितने कार्यशील परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं? तो भारत में जो है कुल 22 ऐसे संयंत्र हैं जो क्या है? परमाणु ऊर्जा संयंत्र के रूप में कार्यरत हैं। कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है स्थित है कर्नाटक में। कर्नाटक राज्य में स्थित परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? कैगा परमाणु। काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? तो काकरापार स्थित है गुजरात में। नेक्स्ट आता है कि भारत में नरौरा कहाँ है? तो नरौरा जो है वो स्थित है उत्तर प्रदेश में। तो सभी परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को स्थापित कहाँ, किस राज्य में है, ये आपको याद रखने होंगे। नेक्स्ट है कि भारत में थोरियम आधारित रिएक्टर का नाम क्या है? तो भारत में थोरियम आधारित रिएक्टर का नाम क्या रखा गया है? रखा गया है कामिनी। परमाणु ऊर्जा उत्पादन में भारत विश्व में कौन से स्थान पर है? तो परमाणु ऊर्जा उत्पादन के मामले में भारत का जो इसमें स्थान है वो है 13वां। अर्थात परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में भारत की क्या है? 13वीं हो चुकी है। ज्यादा इसको ऐसे ही याद रखिएगा, कुछ ऐसी ट्रिक बना लीजिएगा। नेक्स्ट है कि भारत में किस खनिज में सबसे अधिक थोरियम भंडार हैं? तो भारत में जो है खनिज में सबसे अधिक जो भंडार हैं थोरियम के भंडार वो कहाँ पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं केरल का जो मोनोजाइट रेत है। केरल के मोनोजाइट रेत में मुख्य रूप से भारत में थोरियम के भंडार पाए जाते हैं और ये बहुत प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि परमाणु ऊर्जा ईंधन के रूप में भारत कौन कौन से तत्वों का उपयोग करता है? तो परमाणु ईंधन के रूप में जो भारत में तत्व प्रयोग किए जा रहे हैं, तो अभी प्रयोग किए जा रहे हैं मुख्य रूप से यूरेनियम। थोरियम का प्रयोग अभी बहुत ही न्यूनतम तरीके से किया जा रहा है, जबकि यूरेनियम का प्रयोग बड़े मात्रा में होता है। नेक्स्ट है कि इंदिरा गांधी परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस संयंत्र को, इस संस्थान का आप याद रखिएगा कि इस संस्थान कहाँ स्थित है। तो इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र IGCAR जो है वो कलपक्कम तमिलनाडु में स्थित है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आता है कि भारत का पहला फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो है वो कौन सा है? तो भारत का पहला फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का नाम है प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर PFBR जो है वो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है। नेक्स्ट आता है कि NPCIL अर्थात न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब होती है? तो न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना होती है 1987 में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र अर्थात BARC भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ हुई थी? तो BARC की स्थापना जो है वो की जाती है मुंबई में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि HEU और LEU में क्या अंतर होता है? तो जो HEU है ये हाईली इनरेक्टेड यूरेनियम है, जबकि जिसमें क्या होता है 20% से अधिक यूरेनियम होता है, जबकि जो LEU है इसमें 20% से कम यूरेनियम होता है। तो मुख्य रूप से यही अंतर है HEU में और LEU में कि जो HEU है इसमें 20% से अधिक यूरेनियम होता है, जबकि जो LEU है इसमें 20% से कम यूरेनियम की मात्रा होती है। नेक्स्ट आते हैं कि परमाणु ऊर्जा संयंत्र में मुख्य कूलेंट क्या होता है? तो परमाणु ऊर्जा संयंत्र में मुख्य कूलेंट जो होता है वो होता है भारी पानी या लिक्विड सोडियम।
भारी पानी या लिक्विड सोडियम जो होता है ये परमाणु ऊर्जा संयंत्र में मुख्य कूलेंट का कार्य करता है। नेक्स्ट आता है कि भारत को परमाणु आपूर्ति समूह NSG की सदस्यता क्यों नहीं मिली है? तो भारत को जो परमाणु आपूर्ति समूह NSG का एक समूह है, ये चीन के विरोध के बाद क्या है, विरोध के कारण भारत को इसकी सदस्यता अभी तक नहीं मिल पाई है। तो दोस्तों आज हमने 50 क्वेश्चन लिए थे, 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद करते हैं आपके लिए क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहे होंगे और आपको ये क्लास जरूर अच्छी लगी होगी। तो हम लगातार ऐसे ही प्रमुख टॉपिकों पर क्वेश्चन लेकर आते रहेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लगातार आपको वीडियो मिलती रहेगी। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।